मानसून की काली शाम थी। घने बादलों ने पूरे आसमान को ढक रखा था और तेज हवा के साथ बिजली की गड़गड़ाहट लगातार गूंज रही थी। हवा में अजीब सी घुटन फैल रही थी, जैसे कुछ दबा हुआ हो। नवलपुर गांव की सीमा पर एक पुराना घर था। दीवारें टूटी हुई, कोनों में सीलन की कड़वी गंध और पूरे घर में फैला हुआ गहरा सन्नाटा। उस घर में हरिलाल, उसकी पत्नी शांति और उनका बेटा रवि रहते थे। बाहर बारिश जितनी तेज थी, घर के अंदर उतनी ही भारी चुप्पी पसरी रहती। कई महीनों से बेरोजगार बैठे रवि का बदला हुआ व्यवहार हरिलाल को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। शांति दोनों को संभालने की कोशिश में थक चुकी थी, लेकिन घर का माहौल अब इतना दबा दबा महसूस होने लगा था कि जैसे दीवारों के पीछे कोई काला साया चुपचाप घूम रहा हो, जिसकी मौजूदगी कोई मानना नहीं चाहता, पर महसूस हर कोई करता था। धीरे धीरे घर की हवा तक भारी लगने लगी, मानो समय खुद वहां ठहर गया हो, और उस ठहरे हुए सन्नाटे में हर कदम की हल्की सी आहट भी किसी अनकही दास्तान जैसी प्रतीत होती थी। रवि, अब बहुत हो गया। कब तक मैं तुम्हारी इस बेरुखी, इस चुप्पी और इस लापरवाही को सहता रहूं? घर में कदम कदम पर तनाव है और तुम हो कि बस दुनिया से कटे बैठे रहते हो। मैंने तुम्हें इतने मौके दिए, समझाया, डांटा, प्यार से भी कहा, लेकिन तुम्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये घर कोई सराय नहीं है जहां तुम मन करो तब रहो और मन करे तब टूटे बर्तन की तरह चुप पड़े रहो। मैं अपनी आंखों के सामने इस घर को बिखरते हुए नहीं देख सकता, न तुम्हें ऐसे बर्बाद होते हुए। अगर तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी नहीं आती और अगर तुम्हें इस घर का सुकून, हमारी चिंता और हमारी इज्जत समझ में नहीं आती, तो फिर बेहतर यही है कि तुम इस घर से चले जाओ। बाबूजी, आप समझते ही क्यों नहीं? मैं सच में कोशिश कर रहा हूँ। हर रोज नए दरवाजे खटखटाए, हर जगह काम मांगा, पर कहीं भी हाथ नहीं लगा। मैं यूं ही बैठा नहीं रहता, हालात बस साथ नहीं दे रहे। आप हमेशा यही मान लेते हैं कि गलती मेरी है, पर क्या कभी एक बार मेरी बात पूरी सुनने की कोशिश की है? मुझे भी ये घर उतना ही अपना लगता है जितना आपको, पर आपकी बातों से आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस छत के नीचे बोझ बनकर रह गया हूं। अगर आपको सच में लगता है कि मेरी मौजूदगी से ये घर टूट रहा है, अगर यही आपकी इच्छा है कि मैं यहां से चला जाऊं, तो ठीक है बाबूजी, मैं चला जाता हूं। शायद मेरी जगह कहीं और होगी, शायद दूर जाने से ही आपको सुकून मिलेगा। जाओ, हाँ, आज रात ही निकल जाओ। जब तक तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत न समझ आए, तब तक इस घर की चौखट पार मत करना, समझे? आप दोनों जरा शांत हो जाइए। गुस्से में लिए फैसले कभी सही नहीं होते। आपसे बस इतना कहना है कि रवि अभी मुश्किल समय से गुजर रहा है, उसे सहारा चाहिए, धक्का नहीं। और रवि, तुम भी यूं तुरंत घर छोड़कर मत जाओ। अपनों से दूर होने से कोई हल नहीं निकलता। बैठकर बात करेंगे तो रास्ता निकलेगा, पर अगर आज ही टूट गए तो फिर घर कैसे संभलेगा? कृपया दोनों एक दूसरे को थोड़ा समझने की कोशिश करो। नहीं माँ, अब समझाने का समय निकल चुका है। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखना। रवि, इस घर को मत छोड़कर जा बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी को समझाऊंगी। तेज बारिश अब लगातार बरस रही थी। आसमान स्याह पड़ चुका था और बिजली की गड़गड़ाहट हर कुछ सेकंड में आकाश को चीरती हुई गूंज उठती। हरिलाल ने गुस्से में अपने बेटे रवि को घर से निकाल दिया था और रवि भी तमतमाए कदमों से बिना पीछे देखे चलता चला गया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, आंखें सुन्न थीं और हर कदम पर ठंडी हवा, पानी के थपेड़े और सन्नाटे की हल्की खरोंच उसकी हड्डियों तक उतर रही। रात अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था। बस बिजली की एक झलक राह को पल भर चमकाती, फिर अंधेरा सब कुछ निगल लेता। कुछ दूरी तय करने के बाद रवि ठिठक कर रुका और धीरे से पीछे मुड़ा। वहां से खामोशी थी, बस हवा के झोंकों से पेड़ों की चरमराहट सुनाई देती, मगर उसे अनजाने में महसूस हुआ जैसे कोई उसकी परछाई के पीछे पीछे चल रहा हो। फिर भी वहां कोई नहीं था।
सिर्फ हवा, धुंध और एक अजीब सा डर। वह फिर आगे बढ़ा और कुछ ही देर में पुराने बस स्टैंड के पास पहुंच गया, जहां टिमटिमाता पीला बल्ब, बरसते पानी की बूंदें और खाली बेंचें उसकी थकी हुई निगाहों में घुलने लगीं, जैसे पूरी दुनिया उसी पर ठहरी हो। उस पल पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह रात सिर्फ अंधेरी नहीं, बल्कि किसी अनकहे इम्तिहान की शुरुआत लग रही थी, और वह उससे बचकर अब कहीं नहीं जा सकता था। क्यों बाबूजी को लगता है कि मैं कोशिश नहीं करता? क्या सच में मैं इतना निकम्मा हूं? नहीं, मैंने हर रास्ता अपनाया, हर दरवाजा खटखटाया, बस किस्मत साथ नहीं दे रही। पर बाबूजी को ये कैसे समझाऊं? जितना बोलता हूं उतना ही गलत साबित होता हूं। क्या सच में मेरा इस घर में अब कोई हक नहीं बचा? क्या मैं इतना बोझ बन गया हूं कि मुझे रात के अंधेरे में यूं धक्के खाकर निकलना पड़े? काश मैं उन्हें बता पाता कि मैं हारना नहीं चाहता, बस अकेला पड़ गया हूं। शायद सच ही कहते हैं, जब हालात इंसान को छोड़ देते हैं तो दुनिया भी साथ नहीं देती। और आज मैं सच में बिल्कुल अकेला हूं। ना बस दिख रही है, ना कोई ट्रेन, और कोई इंसान भी नहीं। अब इस अंधेरी रात में जाऊं तो जाऊं कहां? लगता है सच में पैदल ही चलना पड़ेगा। बाबूजी को शायद यही ठीक लगा होगा, पर मैं अब क्या करूं? कौन सा रास्ता सही है और कौन गलत, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। काश कोई रास्ता दिख जाता, पर नहीं, अब मुझे खुद ही चलना होगा। रात अब और भी काली हो चुकी थी। रवि ने काफी देर तक इंतजार किया। हर कुछ मिनट में उसे बस इतना ही सुनाई देता, बारिश की बूंदें टिन की छत पर लगातार पड़ने की तीखी आवाज। ना कोई ट्रेन, ना कोई बस, चारों तरफ बस अंतहीन सन्नाटा। आखिर थके हुए कदमों से उसने तय किया कि शायद अब पैदल ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन बारिश अब और उग्र हो गई थी, और हर कदम के साथ उसे लगता जैसे रास्ता उसके पैरों के नीचे से फिसलता जा रहा हो, मानो धरती भी उससे दूरी बना रही हो। रवि ने भीगती पलकें झपकाकर अंधेरे में झांका, पर सामने सिर्फ धुंध, हवा और अनजान खामोशी थी। एक पल को उसे ऐसा लगा कि दूर कहीं कोई हल्की सी हलचल है, मगर देखने पर वहां सिर्फ रात की काली आंच थी, जैसे दुनिया ही थमकर बस उसे देख रही हो। रवि झुके कंधों और भीगे कपड़ों में सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। पता नहीं क्यों, पर आज हर रास्ता मेरे लिए बंद हो गया। घर से भी निकाल दिया गया, और अब इस रात में जा भी कहां सकता हूं। मैंने कोशिश तो बहुत की थी, बस किस्मत साथ नहीं दे पाई। बाबूजी को लगे कि मैं निकम्मा हूं, पर अंदर से मैं हर दिन टूटता रहा हूं। हवा में फैली ठंड और नमी उसकी हड्डियों तक उतर रही थी। दूर धुंध के पार उसे हल्की सी रोशनी झिलमिलाती दिखाई दी। एक छोटी सी चाय की टपरी, जहां एक बुजुर्ग चाचा चाय उबाल रहे थे, और पास की बेंच पर एक आदमी सिर झुकाकर बैठा था। रवि कुछ पल ठिठका, फिर सावधानी से आगे बढ़ा और उस टपरी के पास पहुंच गया। चाचा ने उसकी ओर नजर तो उठाई, पर कुछ कहा नहीं। हवा अब थोड़ी धीमी जरूर थी, मगर रात का सन्नाटा अब भी उसी तरह जमकर खड़ा था। टपरी की कमजोर रोशनी में बैठा रवि चुप था। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस थकान और एक अजीब सी खालीपन भरी उदासी थी। बेटा, इतनी रात को यहाँ कौन आता है? रास्ते वीरान हैं और ये मौसम भी रहम नहीं कर रहा। तू भीगा हुआ है, लगता है बहुत दूर से चला आ रहा है। कोई परेशानी है क्या? चाहो तो बैठ जा, थोड़ा दम ले ले। रात यूं अकेले भटकने के लिए सही नहीं होती। तभी बगल में बैठा वो अनजान आदमी अचानक धीमी आवाज में बोला, अजीब बात है, इस वक्त तो परिंदे भी आसरा ढूंढ लेते हैं, और तू यहाँ भटकता चला आया। क्या ढूंढ रहा है तू इस अंधेरे में? घर से आया है या घर छोड़कर? चेहरा बता रहा है कि तू थका नहीं, टूटा हुआ है। बता, रात ने तुझे यहाँ किस लिए धकेल दिया? रवि कुछ पल तक कुछ नहीं बोला, बस पलकें झुकाए गीली जमीन को घूरता रहा। चाचा, मैं बस इतना जानता हूं कि आज सब कुछ हाथ से फिसल गया। घर भी, सहारा भी, और शायद भरोसा भी। बेटा, रातें जितनी लंबी दिखती हैं उतनी होती नहीं।
पर कुछ रातें ऐसी भी होती हैं जो इंसान की हिम्मत को परखती हैं। आप कह रहे हैं कि रात खतरनाक है, पर बताइए, जिसके पास कोई घर ही ना बचे उसे रात से क्या डर लगेगा? तुम्हारे दिल में जो बोझ है उसे मैं महसूस कर सकता हूँ, पर इस काली रात में बेवजह भटकना ठीक नहीं। मौसम भी खराब है और आज की हवा कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रही है। ऐसे वक्त इंसान को संभल कर चलना चाहिए। सच बात तो ये है कि आज की रात शांत नहीं है। लगता है जैसे रास्तों पर भी कोई बेचैनी फैली हुई हो। जो कुछ भी घर में हुआ उससे भागकर राहत नहीं मिलेगी, पर इस वक्त खुद को संभाले रखना ही समझदारी है। बाहर की बारिश में सिर्फ भीगने का डर नहीं होता बेटा, कभी कभी कुछ और भी घूमता है जो अकेले चलने वालों को परखता है। मैं थक गया हूँ चाचा, कोशिशों से भी और समझाए जाने से भी। अब बस कहीं थोड़ी शांति मिल जाए, बस इतना चाहता हूँ। चाचा की बातों पर रवि बस हल्की सी मुस्कान छोड़कर उठ गया और उस भीगी भारी रात में आगे बढ़ गया। चाचा ने उसे पुकारा भी, पर रवि के कदम मानो किसी और ही खिंचाव में बंध चुके थे। ऐसा लगता था कि अब उसे रोकने की कोई वजह, कोई उम्मीद, कुछ भी नहीं बचा था। बारिश अचानक और उग्र हो उठी। थोड़ी दूर चलने के बाद वह एक सुनसान कीचड़ से भरे रास्ते पर पहुंच गया। चारों ओर फैला गहरा अंधेरा, मिट्टी की सोंधी मगर कुछ अजीब सी बोझिल गंध और हवा में तैरती पत्तों की सरसराहट जैसे किसी अनदेखी चाल का संकेत दे रही हो। उसने आसपास नजर दौड़ाई। जमीन पर पड़ती रोशनी में परछाइयां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उनसे होकर गुजर गया हो। तभी उसकी निगाह दूर एक टेढ़े मेढ़े जर्जर घर पर ठिठक गई। छत से पानी धारों में टपक रहा था और दीवारों पर नमी की परतें चमक रही थी। बिजली कड़की और उसी पर खिड़की में कुछ हल्का सा धुंधला सा हिलता हुआ दिखाई दिया। अगले ही सेकंड अंधेरा फिर सब कुछ निकल गया। ये कैसा घर है? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। कदम अपने आप यहीं क्यों रुके जा रहे हैं? बारिश, अंधेरा, ये परछाइयां सब जैसे मुझे ही घूर रही हों। क्या वाकई मुझे अंदर जाना चाहिए या यहीं से लौट जाना चाहिए? लेकिन अब लौटूं भी तो कहां? शायद यही जगह आज मेरी मंजिल बनकर खड़ी है। शायद अंदर कोई मदद मिल जाए। वह मुश्किल से कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि पलों में हवा का रुख बदल गया। अचानक पीछे से किसी अनजानी कांपती हुई औरत जैसी आवाज गूंजी। एक ऐसी आवाज जो न पास की थी न दूर की, बस सीधे उसकी हड्डियों में उतरती हुई। मुसाफिर, इतनी रात में अकेले कहाँ भटक रहे हो? रुको, इस रास्ते पर कदम यूं ही नहीं बढ़ाए जाते। कहाँ जाना है तुम्हें? बता दो, शायद मैं मदद कर सकूं। आवाज सुनते ही रवि के कदम थम गए। उसका दिल धड़कता रहा मगर शरीर जैसे पत्थर का हो गया हो। धीरे धीरे उसने सिर मोड़ा और पीछे देखा। मैं रवि हूँ। आज रात बस यहाँ तक भटकता भटकता चला आया। घर से भी निकाल दिया गया और समझ नहीं पा रहा कि कहाँ जाऊं। आप कौन हैं? इतनी रात में यहाँ अकेली? क्या इस घर में आप रहती हैं? मैं पहली बार इस तरफ आया हूँ, इसलिए ठीक से जानना चाहता हूँ कि यहाँ कोई रहता भी है या नहीं। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो मैं बस आज की रात यहाँ ठहरना चाहता हूँ। कल सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। रवि की यह बात सुनकर वह औरत फिर भी खामोश रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी स्थिर ठंडी आंखों से रवि को टकटकी लगाकर देखती रही। उसकी निगाहों में कुछ ऐसा था जैसे वह रवि के शब्द नहीं, उसके भीतर छुपे डर को पढ़ रही हो। तुम्हारे साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इस रात ने तुम्हें जितना भटका दिया है उतना ही थका भी दिया है। अगर चाहो तो आज की रात यहीं ठहर सकते हो। ये घर भले पुराना हो पर दीवारें किसी थके हुए को आश्रय देना जानती हैं। डरो मत। बाहर की बारिश और अंधेरा अकेले सफर के लिए ठीक नहीं। आज रात ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा। उस रहस्यमयी औरत ने रवि को अपने घर में ठहरने की इजाजत दे दी थी और लंबे समय बाद रवि को लगा कि कम से कम आज की रात उसके सिर पर कोई छत तो होगी। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी। फूस की छत पर गिरती बूंदों की आवाज मानो रात को और भी गहरा बना रही थी। वह औरत धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी और रवि उसके पीछे, उसके कदमों की हल्की आहट
भीगे जूतों की मिट्टी और ठंडी हवा, सब कुछ एक अजीब सी खामोशी में घुल रहा था। थका हुआ शरीर मानो जवाब दे चुका था। वह जाकर एक कोने में पड़ी पुरानी चारपाई पर बैठ गया और लंबी सांस लेकर खुद को संभाला। पर उस कमरे में कुछ तो अलग था, कुछ ऐसा जो आंखों से दिखता नहीं पर महसूस जरूर होता था। इतने बड़े घर में सिर्फ वही औरत, न कोई दूसरी आवाज, न कोई दूसरा कदम, न कोई छाया। रवि के मन में धीरे से सवाल उभरा, क्या वह सच में यहां अकेली रहती है? उसी पल वह औरत वापस लौटी। उसके हाथ में चाय का एक छोटा सा कप था। उसने बिना कुछ कहे वह कप रवि के सामने रख दिया। लो, ये चाय पी लो। बारिश में भीगकर ठंड लग गई होगी, गर्म है, थोड़ा आराम मिलेगा तुम्हें। थोड़ी देर बैठ जाओ, बदन कांप रहा है तुम्हारा। गर्म चाय से कुछ राहत मिलेगी। बारिश अभी थमने वाली नहीं है। चाय का पहला घूंट लेते ही रवि को उसके स्वाद में कुछ अनजाना और कड़वा सा एहसास हुआ, मानो उस गर्म कप में कोई दबी हुई कहानी घुली हो। उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, क्योंकि वह औरत ठीक सामने खड़ी थी, बिल्कुल शांत, बिना पलक झपकाए उसे देखती हुई। अगर आप बुला ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? इतने बड़े घर में क्या आप सच में अकेली रहती हैं? और आपके परिवार में कोई और नहीं है, कोई अपना जो आपके साथ रहता हो? अभी बाहर आपने अपने बेटे का जिक्र किया था, वो कहाँ है? ठीक है ना? इस घर में बस मैं और मेरा बेटा रहते हैं, और आज वो घर पर नहीं है। उसे बारिश की रातें कुछ ज्यादा ही भाती हैं। ऐसी सी रातें उसे बाहर खींच ले जाती हैं। कहकर जाता है, माँ आज फिर कोई मुसाफिर आएगा। न जाने क्यों वो हर बरसाती रात यही बात दोहराता है। जब वो लौटता है ना, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, जैसे वो किसी ऐसी बात के बारे में जानता हो जो इस घर में रहने वाले और कोई नहीं समझ सकता। मैं कई बार पूछती हूँ कि वो किसे बुलाता है, पर वो बस हंस देता है और कहता है, रात खुद बता देगी। हाँ, और आपके परिवार में कोई और नहीं है, कोई अपना जो आपके साथ रहता हो? जैसे ही रवि ने यह सवाल पूछा, उस औरत की निगाहें पल भर में बदल गईं। उसकी आंखों की ठहराव भरी चमक ऐसे चुभ रही थी, मानो रवि ने उसके भीतर कहीं बहुत गहरे दफन कोई पुरानी गांठ छेड़ दी हो। कुछ सेकंड तक वह बिना पलक झपकाए रवि को यूं घूरती रही, जैसे उसकी हर सोच, हर डर, हर कमजोरी को पड़ रही हो। कमरे की हवा अचानक भारी, ठंडी और बेचैन सी हो उठी। कमरे में हल्की पीली रोशनी धीमे धीमे टिमटिमा रही थी। बाहर बारिश की आवाज और भारी होती जा रही थी। हवा खिड़कियों से अंदर आकर पुरानी दीवारों को ऐसे छू रही थी जैसे किसी की सिसकियां रात में भटक रही हों। रवि चुपचाप बैठा था कि तभी घर के अंदर से बर्तनों की धीमी खनक सुनाई दी, मानो कोई सावधानी से कुछ पका रहा हो। डर और जिज्ञासा के बीच वह धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ने लगा। रसोई में पहुंचते ही उसने देखा वह औरत चूल्हे पर कुछ पका रही थी। धुएं में उसकी परछाई अजीब ढंग से उभर रही थी। उसके चेहरे पर एक अनोखी, अस्थिर करने वाली शांति फैली थी, और जैसे ही उसकी नजर रवि पर पड़ी, उसके होठों पर एक हल्की पर बिल्कुल असामान्य हंसी उभर आई। मैं अपने बच्चे के लिए खाना बना रही हूँ। उसे आज बहुत भूख लगी होगी। बारिश की रातों में उसकी भूख और भी बढ़ जाती है। तुम जरा बाहर जाकर उसे पुकार देना, वो आसपास ही होगा। मैंने उसे बताया था कि आज घर में कोई मेहमान आया है। वो मेहमानों को कभी देर तक इंतजार नहीं कराता। बोलते वक्त उस औरत की नजरें एक पल को ऊपर उठी, मानो वह किसी ऐसी चीज को देख रही हो जो रवि की नजरों में नहीं थी। उसके होठों पर एक अजीब दबा दबा सा मुस्कान उभरी, ऐसी मुस्कान जिसमें न गर्माहट थी न अपनापन, बस एक ठंडा रहस्य। उस मुस्कान के पीछे कुछ ऐसा छिपा था जिसने रवि की रीढ़ में बर्फ जैसी सिहरन उतार दी। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अभी बाहर से ही आया हूं, वहां तो कोई नहीं था। आपने जिस बच्चे की बात कही, मैंने उसे कहीं नहीं देखा। कह दिया ना, जाकर मेरे बच्चे को आवाज दो। कहना खाना तैयार है, वो अब आ जाए। वो हमेशा बाहर ही रहता है। तुमने उसे देखा नहीं तो क्या हुआ, वो तुम्हें देख लेता है हर बार। तुम्हें कहा ना मैंने, मेरे बच्चे को आवाज दो। तुम सुनते क्यों नहीं?
वो यही है, हमेशा यही रहता है। बाहर नजर नहीं आता तो क्या, उसके कदम इस घर की मिट्टी में गूंजते हैं। तुम्हारी तरह कोई अजनबी नहीं है वो। हर बारिश की रात लौटता है वो, मेरी पुकार पर, मेरी रसोई की खुशबू पर। और तुम कह रहे हो कि तुमने उसे नहीं देखा। तुम जैसे लोग कभी कुछ नहीं देख पाते, पर मेरे बच्चे को भूख लगती है, समझे? जाओ उसे बुलाओ अभी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह औरत किस बात पर मुस्कुरा रही है, पर उसके चेहरे का वह क्षणिक भाव रवि के भीतर गहरी बेचैनी छोड़ गया। रवि के चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया। उसने समझ लिया कि अब वहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। वह फौरन मुड़ा और तेज कदमों से बाहर की ओर भागा। बाहर की हवा अजीब खामोशी से भरी थी। बारिश लगातार बरस रही थी, मगर उसके बीच भी एक मौन डर फिसलता हुआ हर तरफ फैल रहा था। जैसे ही रवि ने घर की दहलीज पार की, उसके कदम ठिठक गए। जमीन पर कई लोगों के लथपथ अवशेष पड़े थे, हाथ और पांव शरीरों से अलग, मिट्टी में ढंसे हुए, और उनके ठीक पास एक अनजानी परछाई खड़ी थी। बिजली चमकी और उसे एक झिलमिलाते पल में रवि ने जो देखा उससे उसका रक्त जम गया। लंबा चौड़ा कद, उलझे गीले बाल, लाल और खाली आंखें, फटे हुए कान और शरीर पर उभरी विकृत नसें, मानो वह किसी इंसान की आकृति ही ना हो। रवि अभी उस खौफ से उबर भी नहीं पाया था कि उसके पीछे से वही औरत की आवाज फिर गूंजी, धीमी, भारी और ऐसी कि दिल की धड़कनें थम जाए। तुमने देखा ना मेरे बेटे को? यही है मेरा बेटा। डर लग रहा है तुम्हें? लगता ही है। जो सच्चाई नहीं देख पाते उन्हें उसका चेहरा हमेशा भय ही लगता है। वो भूखा था, बहुत भूखा। और तुम, हाँ तुम, आज की इस बारिश की रात उसके मेहमान बन गए हो। अब भाग कहाँ पाओगे मुसाफिर? घर छोड़ने वालों को ये जंगल कभी वापस नहीं जाने देता। हवा अचानक भारी और ठंडी होकर उसकी सांसों को चीरने लगी। अब रवि के पीछे वही लंबी राक्षसी परछाई थी, और सामने यह भुतहा औरत जिसकी निगाहें उसे भीतर तक काटती चली जा रही थीं। मैंने तेरे लिए खाना बनाया है, पहले तू खा ले, फिर हम दोनों, मैं और मेरा बेटा खाएंगे। हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। कई महीनों से इंसानी खाना नहीं चखा। यहाँ इस रास्ते से कोई आता जाता नहीं, बस कभी कभार कोई मुसाफिर भटक कर पहुंच जाता है, और जब ऐसा होता है तो हम उसे वापस नहीं जाने देते। वे अपना शरीर हमारे लिए छोड़ जाते हैं और हम उसी का खाना बना लेते हैं। रवि इन दोनों के बीच फंसा था, भाग भी नहीं सकता था, आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल सीने में जैसे किसी अनदेखी मुट्ठी ने जकड़ लिया हो, और उसे पहली बार लगा कि यह रात शायद जीवित निकल पाना उसके बस की बात नहीं। वह औरत अब अपने असली रूप में थी, एक ऐसा डरावना चेहरा जिसे देखकर किसी की भी रूह जम जाए। उसकी आंखें ताजे खून जैसी लाल चमक रही थीं, मानो उनमें किसी अनकही हिंसा की प्यास जीवित हो। रवि समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके पैरों में इतनी अचानक से कैसी बेड़ियां पड़ गईं। शरीर सुन्न, दिमाग खाली, और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो छाती फाड़कर बाहर गिर पड़ेगा। एक ओर वह अजीब विकृत आकृति छाया हुई थी, और दूसरी ओर वह भयावह औरत। दोनों धीमे, एक समान कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके कदमों की ध्वनि ऐसी थी जैसे मौत खुद चाल चलकर पास आती हो। हर कदम के साथ हवा और ठंडी, और माहौल और भारी होता जा रहा था। जब दोनों उसके बिल्कुल सामने आ गए, रवि के भीतर से एक फटी हुई डरावनी चीख निकली। उसी पल आसमान में बिजली बिखरी, धरती कांपी, और पूरा माहौल एक पल के लिए फटता हुआ महसूस हुआ। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। बारिश, हवा, गड़गड़ाहट सब थम सा गया। कुछ देर बाद उस सुनसान भयावह रात में पड़ी कटे फटे शरीरों की कतार में अब एक और शरीर जुड़ चुका था, रवि का शरीर। वह भी उसी अंधेरी ताकत का शिकार बन चुका था, ठीक उन बाकी बेबस आत्माओं की तरह जिन्हें इस रात ने निगल लिया था। बरसते आसमान के नीचे रवि की निस्सहाय देह ऐसे पड़ी थी मानो किसी मां की खोई हुई पुकार अब भी उसे जगा देना चाहती हो। वह तो चला गया, मगर उसकी ठंडी पड़ चुकी उंगलियों में अब भी एक आखिरी उम्मीद की गर्माहट जैसे दुनिया से लिपटी रह गई थी।